नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना बी चतुर्वेदी, आपका अपना बायोलॉजी टीचर ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल की तरफ से राजीव क्वेश्चन बैंक के फुल वीडियो सोल्यूशन आपको लगातार प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसा कि आपको हमने बताया था कि जो क्वेश्चन बैंक राजीव क्वेश्चन बैंक है उसमें 2 चैप्टर कंप्लीट हुए थे क्लास 12th के। अब जो अगला चैप्टर आपके सामने है दोस्तों, वो है क्या? जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेरे बच्चों, जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है तीसरे चैप्टर के रूप में। तो जनन स्वास्थ्य के बारे में हम आप देखेंगे और यहाँ देखेंगे कि क्या इसमें आपको पढ़ना है। अब आगे बढ़ें उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी वीडियोस अपलोड हो दोस्तों वो आपको यथाशीघ्र मिलती रहे। बढ़ते हैं यहाँ दोस्तों, सबसे पहले हमें यह देखना है जनन स्वास्थ्य में मानव जनन तंत्र और उससे संबंधित जो क्रियाएं हैं उनकी चर्चा यहाँ दोस्तों है। ध्यान दीजिएगा, मानव जनन तंत्र तथा उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, अनुभूतियां हैं इत्यादि निश्चित रूप से सामाजिक पर्यावरण यानी सोशल एनवायरनमेंट को बनाती अथवा विकृत करती हैं। ऐसे में जनन स्वास्थ्य शब्द का अर्थ मात्र जनन तंत्र एवं जनन क्रियाओं के स्वस्थ होने तक सीमित नहीं रह जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि यही जो जनन स्वास्थ्य है आपके आसपास के सामाजिक स्थिति को भी प्रदर्शित कर रही है। जैसे कहीं कहीं आप देखते हैं रेड लाइट एरियाज घोषित किए गए होते हैं, वहाँ का समाज क्या है, वहाँ आप आते हैं जाते हैं या फिर वहाँ के जो लोग होते हैं उनको थोड़ा सा निगेटिव देखा जाता है कि वह इस क्षेत्र से बिलोंग करते। इसका मतलब कि अगर ऐसा कोई स्वास्थ्य जनन स्वास्थ्य उस क्षेत्र को वहाँ प्रभावित कर रहा है तो यहाँ देखिएगा स्पष्ट कह दिया गया है कि उससे स्वस्थ समाज और विकृत दोनों तरह के समाज की आप कल्पना कर सकते हैं या कह दें निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दिया है यह जनन तंत्र और जनन क्रियाओं तक सीमित नहीं है। आगे दिया है सामाजिक भावनाओं एवं सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में विस्तारित हो जाता है। यानी जनन स्वास्थ्य क्या है? जनन तंत्र तथा जनन क्रियाएं। उसके बाद फिर यहां देखिए दिया है सामाजिक भावनाएं, सामाजिक भावनाएं और आगे दिया है क्या आपका सामाजिक स्वास्थ्य। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, अब जो जनन स्वास्थ्य है सीमित नहीं रहा, इसने क्या किया, एक व्यापक रूप ले लिया। यही बात यहाँ समझाई जा रही है और लिखा जा रहा है WHO के द्वारा यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जननात्मक स्वास्थ्य का अर्थ जनन से संबंधित पहलुओं तक सीमित संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक सामाजिक स्वास्थ्य ये सभी सम्मिलित करता है। इससे स्पष्ट है कि जनन स्वास्थ्य का विशिष्टतम और व्यापक परिक्षेत्र है। थोड़ा समझते हैं। जनन तंत्र आपका ठीक है, स्वस्थ है आप, जनन क्रियाएं आपकी ठीक है, स्वस्थ हैं इस वजह से। फिर आपके साथ आता है, जुड़ जाता है भावनाएं, लेकिन कैसी? सामाजिक। यानी जो जनन क्रियाएं हैं वह किस प्रक्रिया से जुड़ी हुई हैं? आप फैमिली प्लानिंग के बेसिस पे परिवार के साथ अपने हैं या किसी और के साथ है, उस तरह की जो चीज़ें हैं वो एक भावनात्मक सामाजिक भावनात्मक क्रियाओं का निर्माण करती है, कहते हैं सामाजिक भावना का निर्माण करती है। ठीक है, स्वस्थ समाज का निर्माण करती है।
आगे देखिएगा, दिया है सामाजिक स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य जो है समाज की बात है, अगर लंबे एरिया पे आप देखेंगे तो जो स्वास्थ्य है वह भी सामाजिक रूप से यहाँ देखा जाए। तो इस तरह से ये चारों जो बातें हैं वह जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत रखी गई हैं। केवल यह दो बातें अंतर्गत नहीं आती हैं, यह बात आपको आज ही समझ लेनी है। क्लियर है? इसी चीज को यहाँ दोस्तों समझाया गया है और यहाँ देखिए स्पष्ट कह दिया गया है WHO की परिभाषा में भी। आप WHO की परिभाषा जरूर याद रखिएगा। क्या किया गया है? शारीरिक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक जो सामाजिक स्वास्थ्य है वह जो है इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, इसमें डिफिनीशन ही आपको बताई गई है। आगे बढ़ते हैं, आगे वाले जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनको ध्यान से देखिए। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि जनन स्वास्थ्य की क्या समस्याएं हैं। अगर हम जनन स्वास्थ्य की समस्याएं देखें तो देखिए मेरे बच्चों, जनन स्वास्थ्य की समस्याएं, जनन स्वास्थ्य तथा जन स्वास्थ्य का अटूट संबंध होने से समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं होती रहती हैं। यानी जनन जो स्वास्थ्य है और जन स्वास्थ्य ये आपस में जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं एड्स जैसी बीमारी इस तरह के विकराल रूप में कहीं कहीं होने लगी थी, बीच में समस्याएं पैदा कर रही थी, तो यह पूरे समाज को डिस्टर्ब कर रही थी। तो इस तरह से यह दोनों आपस में रिलेटेड है ना। आगे दिया है, जिनके लिए अनेक बार अशिक्षा, रूढ़िवादिता, अरुचि, गरीबी आदि जिम्मेदार होते हैं। अब यहां देखिएगा एक टर्म को कहा है अशिक्षा। आप शिक्षित नहीं हैं तो आपको ज्ञान नहीं है कि हाँ हम जनन स्वास्थ्य को कैसे स्वस्थ रखें और कैसे हम ऐसी क्रियाओं से संबंधित रखें, फैमिली प्लानिंग करें, ज़्यादा बच्चों की ज़रूरत न हो, ठीक है, उसको कैसे आप रेगुलेट करें। दूसरी चीज़ है रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता भी हमारे समाज में व्याप्त है, उससे भी हमें आपको बचना है। जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं क्या कि संतान जो होती है वो ईश्वर की देन, ठीक है। और आप जानते हैं जनन स्वास्थ्य की वजह से संतान क्या करती है, जब ज़्यादा आ जाती है तो पॉपुलेशन आपका बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे यह निगेटिव बात है और रूढ़िवादिता है। आप जितने बच्चों का भरण पोषण कर सकते हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, उन बच्चों की आपको ज़रूरत है, आप उनको रखिए। लेकिन आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास बच्चे हैं, उनको आप देख ही नहीं पा रहे हैं, भोजन ही नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर क्या मतलब। तो इस तरह से रूढ़िवादिता भी समाज में जो है वो नहीं होनी चाहिए। और बहुत से रूढ़िवादिताएं हैं दोस्तों, सिर्फ यही नहीं। बात करेंगे अरुचि। जनन स्वास्थ्य से संबंधित बातचीत करने से लोग समाज में कटते हैं। मेडिकल वाले भी लिमिटेड जानकारियां आपको देते हैं। तो डॉक्टर्स कंसल्ट करने के बाद अब तो काफ़ी चीज़ें बदल गई है, आपको डॉक्टरी सलाह उचित मिलती है। तो यहाँ जो है आपकी स्वयं की भी रुचि होनी चाहिए, आपका डॉक्टर आपको कंसल्ट करेगा। आगे दिया गया है गरीबी। गरीबी भी इसके अंतर्गत आ रही है कि गरीबी अगर है तो आप जो सुविधाएं हैं उनसे कहीं न कहीं वंचित हो रहे हैं, क्योंकि आप जो है जो शुल्क है या जो व्यवस्थाएं हैं उनको ले नहीं पा रहे हैं, शुल्क दे नहीं पा रहे हैं, ऐसा। तो इस तरह से ये कुछ फैक्टर हैं जो कि प्रभावित कर रहे हैं जनन स्वास्थ्य को और उसके लिए समस्या बने हुए हैं। समाज में इनका निदान भी ढूंढा जाता रहा है, फिर भी यह समस्याएं कम होने के स्थान पर बढ़ती रही है। समस्याएं कम नहीं हो रही हैं, क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। हालांकि निदान पर काम चल रहा है। वहीं देखिए स्वास्थ्य के प्रति अरुचि, जनन अंगों, यौन क्रियाओं, उनकी आवश्यकताओं इत्यादि के बारे में अनभिज्ञता यानी न जानकारी, उसके बाद भ्रांतियां, कुछ गलत जानकारी अपने दिमाग में रख लीजिए, आदि के साथ साथ इन क्रियाओं तथा जनन
संबंधित रोगों आदि के बारे में अथवा संतान उत्पत्ति, सगर्भता, प्रसव, यौन संचालित रोग, गर्भ निरोधक, गर्भपात, स्त्री के रजोधर्म, ऋतुस्राव जिसे आज कहते हैं, ये सारी क्या हैं, ऐसे फैक्टर हैं जिनके बारे में अशिक्षा की वजह से बहुत लोग नहीं जानते हैं। सिलेबस में आपके शामिल होने का भी यही अर्थ है कि आप आज से ही कुछ ऐसी चीज़ें जो आपसे रिलेटेड है मेरे बच्चों, आपके स्वस्थ समाज का निर्माण करती है, उसके बारे में आप जानें और जो भविष्य में आप समाज बनाएं वो ऐसा हो कि स्वस्थ समाज की बात उसमें की जा सके। आगे देखिएगा, यौन संबंधी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, कुसंगतियाँ, विसंगतियाँ, इनके बारे में बात करना, रुचि प्रदर्शित करना अनुचित तथा अनैतिक समझा जाता है। आपने देखा होगा कि आपकी क्लासेज में भी अध्यापक इस तरह के टॉपिक को पढ़ाने से भगते हैं, उसके पीछे भी ये रीज़न है। तो जो अध्यापक बंधु है उससे निवेदन है कि इस चीज़ की तरफ ध्यान दें, बच्चों को अवेयर कराएं, तरीके में कुछ बदलाव कर सकते हैं क्योंकि आप ज्ञानी हैं, आप कहीं भी बच्चे को अपने तरीके से समझा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ आपको देखेंगे बात करना अनैतिक समझा जाता है, जबकि बात कर लेने से, कोई चीज़ जानकारी के रूप में ले देने से जिज्ञासा शांत हुई और साथ ही साथ आपको इन बातों की जानकारियाँ होने के बाद आप भ्रांतियों में नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में जानना चाहिए। ऐसे में युवा होने तक किशोरों में भ्रांतियां घर कर जाती हैं, मतलब भ्रांतियां आ जाती हैं तथा वे अनन्य रोगों, कमजोरियों, विकृतियों का शिकार होने के साथ साथ भीरू तथा रूढ़िवादी हो जाते हैं, है ना। वह रूढ़िवादी तरीके से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, तो यह एक मैटर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि यह एक बड़ी समस्या है। एक पैरा में तो इसको बता दिया गया है दोस्तों यहाँ, जो कि बहुत अच्छे शब्दों में बताया गया है जो इन्होंने दे रखा है, लेकिन मेरे बच्चों अगर समाज में देखेंगे तो आपको लिखने में शब्द कम हो जाएंगे, इतनी बातें इसमें सम्मिलित। तो कहीं ना कहीं हमें इस व्यवस्था को ध्यान देना है कि जनन स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वह भविष्य में और विकराल न हो, ताकि एक स्वस्थ समाज की रचना हो सके। बढ़े दोस्तों आगे। अब दिया गया है क्या, जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में देखिए। जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए अन्य कार्य योजना, कौन कौन सी योजनाएं हैं या कुछ उससे रिलेटेड चीजें। जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्य योजनाएं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करा जा रहा है, यानी क्रियाएं चलाई जा रही हैं। आगे दिया गया है मजबूत संरचनात्मक सुविधाएं, व्यावसायिक विशेषज्ञता, भरपूर भौतिक सहारे की आवश्यकता इसमें होती है, जिससे लोगों को जनन संबंधित समस्याओं जैसे सगर्भता, है ना, जन्म पूर्व जो जानकारियां हैं वो, प्रसव एवं प्रसव उत्तर यौन संचरित रोग, गर्भपात, गर्भ निरोधकों, रजोधर्म संबंधी समस्याओं, बांझपन इत्यादि की चिकित्सा सहायता एवं देखभाल प्राप्त हो सके। तो ये जितने वर्ड हैं सबके बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही साथ अगर कोई समस्या आपको है जैसे बंधता या बांझपन, इस तरह की समस्या आ रही है, जनरेशन आप चाह रहे हैं कि आपकी आगे बढ़े बट नहीं हो रहा है, तो इस तरह की समस्याओं का निदान भी चिकित्सीय रूप पे तभी संभव है जब आप जानकारी रखें, साथ ही साथ डॉक्टर आदि से कंसल्ट करें, है ना। तो यहाँ आपको यह जानना कि यौन से संचरित होने वाले रोग कौन है, आपको यौन संचरित जो रोग हैं उनके जानकारी होने के बाद आपका स्वास्थ्य उचित होगा, जिसे यौन स्वास्थ्य के बेस पे या फिर आप कह दें जनन स्वास्थ्य के बेस पे जानते हैं आप। उसी तरह आपका प्रसव क्या है, प्रसव एवं प्रसव से उत्तर होने वाली जो बीमारियां हैं उनकी जानकारी होने पे आप भ्रांतियों में नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो यहाँ मेल और फीमेल दोनों को यह बात बताने चाह रहा है जो इस चैप्टर के माध्यम से सिलेबस है कि आप जो है जागरूक होइए और इस तरह की चीज़ों में न फंसिए जिसमें कि रूढ़वादिता या भ्रांतियाँ फैली।
ठीक है, आगे देखिएगा। विभिन्न चिकित्सकीय सुविधाएं तथा सभी यौन समस्याओं के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने से जनन स्वास्थ्य के भावी समाज में बेहतर स्वास्थ्य की संभावनाएं बढ़ी हैं। तो हुआ क्या है, जहां जानकारी हुई है मेरे बच्चों, वहां आप देखेंगे टेक्नोलॉजी के बेसिस पे बहुत सी ऐसी हैं जो सुविधाएं हुई हैं। हालांकि इन सुविधाओं का कहीं दुरुपयोग भी किया जाता है, लेकिन सुविधाएं हुई। आप देखेंगे कि इनका ज्ञान कहीं ना कहीं आपको बचा सकता है असुविधाओं से। ठीक है, आगे देखिएगा। जनसंख्या विस्फोट जो आज की सबसे बड़ी समस्या है और भारत की तो बहुत बड़ी। संगम तट पे आज दोस्तों जाने का मौका मिला था। वहां जाने के बाद हम लोग कपड़े वगैरह थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, लोगों में दे रहा था। जो गरीब तबके के लोग हैं वहाँ बैठते हैं। उसमें हमने देखा कि एक बच्ची का कपड़ा हमने दिया जो कि नियर अबाउट 3.5-4 साल की थी। वो कपड़ा जब वो ले जाकर के मदर के पास अपने खड़ी होती है तो उसी समय मैं देखता हूँ उससे भी छोटी बच्ची उसके पास आ जाती है, उस कपड़े को अपने पहनने के लिए जैसे बाहर से नापते हैं जिसे आप कहते हैं, वो करना शुरू कर देती है। अब 3-3.5 साल की बच्ची अगर है तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि उससे छोटा बच्चा भी हो सकता है, बट हाँ, अब आप सोच सकते हैं जिसके पास व्यवस्था नहीं है उसको इतने बच्चों की आवश्यकता क्यों है। तो ये जानकारी दोस्तों उन तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि वो अशिक्षित है। तो मेरे बच्चों, इस प्लेटफॉर्म से या आपके सिलेबस के माध्यम से मैं आपको इस स्तर पे जागरूक रखना चाहता हूं कि आप जो जननिक रूप से हैं, आपका जनन स्वास्थ्य अच्छा हो। और जनन स्वास्थ्य जैसा कि आपको सिलेबस में ही बता दिया इन्होंने स्टार्टिंग में ही कि सामाजिक और आपका जो बाहरी पर्यावरण है जिसे आप समाज कह रहे हैं उसको ये व्यवस्थित करता है, तो वह भी निगेटिव ना होने पाए, इसका भी हमें आपको क्या करना है, ध्यान देखना है दोस्तों, क्योंकि इसी समाज के हम भी हिस्से हैं। अब भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है और चाइना को पीछे छोड़ते हुए भारत इस समय प्रथम स्थान पे है जनसंख्या की दृष्टि से। अगर देखा जाए क्षेत्रफल तो आपके पास विश्व का 7वां हिस्सा क्षेत्रफल के रूप में है। तो आप जो है जनन स्वास्थ्य के बेस पे अगर जानकारी नहीं रख करके अपने सीमित संसाधनों में अपने आप को नहीं समेटेंगे तो भविष्य में ये जो विस्फोट है आपको डुबा देगा। बेरोजगारी फैलेगी, भूख किससे लोग मरेंगे, भोजन नहीं मिलेगा, बेरोजगारी इस स्तर पे हो जाएगी जिसका कोई हिसाब नहीं। तो आप इन समस्याओं से बच सके, इसकी वजह से इनको जानना जरूरी है। देखिए, जनसंख्या विस्फोट है क्या? किसी भी देश की जनसंख्या में वृद्धि उस देश के जनघनत्व को बढ़ाती है, ये आप भी जानते हैं। एक चित्त का विषय है, क्योंकि इस प्रकार की वृद्धि से अनेक दुष्परिणाम सामने आएंगे। इसी की तो हम चर्चा कर रहे थे। आज विश्व के स्तर पे आप क्या है, आप देख लीजिए, एशियंस गेम्स हो रहे हैं या कोई गेम्स हो रहा है, उसमें आपके पास कितने पदक हैं, संख्या देखिए, और वहीं देखिए दूसरे कंट्रीज के पास कितने पदक हैं जो डेवलप हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग अशिक्षित या कहीं से कोई समस्या इस तरह की है, हमारे समाज में जो अशिक्षा व्याप्त है या कोई समस्या इस तरह की है, तो वो हमारे समाज को प्रभावित कर रही है मेरे बच्चों। और यह चीज़ भविष्य में न रहे, इसके लिए आपका जागरूक होना जरूरी है। इस वजह से ये चीज़ें आप पे शामिल की गई। देखिए, यहाँ दिया गया है जनघनत्व। तो जनघनत्व का मतलब इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या। अब छोटे सी जगह पे आप चले जाएंगे, मेट्रोपोलियन जो सिटीज़ है, चाहे मुंबई है, कोलकाता है, या इस तरह की जो बड़ी चेन्नई है, बड़े शहर हैं, दिल्ली है, तो वहाँ आप देखेंगे जनघनत्व बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वह क्या है, एक दुष्परिणाम प्रदर्शित करता है, क्योंकि सही रहने के लिए उचित एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, भोजन पानी सब चीज़ की क्या है, समस्याएं होने लगी। वहीं देखिए दिया है जनन की दृष्टि से भारत विश्व में पहले ही दिया है दूसरा स्थान दोस्तों, लेकिन जो नई जनगणना है उसके आधार पर जो है, जो आइडिया है अभी आया हुआ आंकड़ा, उसके आधार पर प्रथम स्थान पर हो गया है। जबकि यहाँ पर उसका उपलब्ध क्षेत्र विश्व में 7वां है, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका। क्षेत्र जनसंख्या का अनुपात 1:6.5 का है। इस भूमि पर प्रति वर्ग किमी जनसंख्या 208 बताई जा रही है। ये पिछली जनगणना के आंकड़े हैं, है ना। कोविड की वजह से जनगणना तो नहीं हो सकी, लेकिन जो आंकड़े इकट्ठा किए गए जनगणना के
एक पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी यहाँ चर्चा हो रही है। जबकि विश्व का यह अनुपात 1.33 है ना। विश्व में यहाँ हैं आप विश्व स्तर पे, और यहाँ देखिए आपकी स्थिति ये है, जनसंख्या प्रति वर्ग किमी के आधार पे 208 है। तो यह कहीं ना कहीं हमारे लिए समस्या है। इसी का निदान है आपके लिए जानकारियां, और जानकारी के बेस पे मेरे बच्चों आप अपने आप को बदल के अपने समाज को, स्वस्थ समाज का निर्माण करके अपने समाज में इस तरह की जो भ्रांतियां वगैरह हैं उनको आप समाप्त करके एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, साथ ही साथ इन चीज़ों से बचेंगे। चलिए देखिए, वर्तमान काल में मानव जनसंख्या की उत्तरोत्तर वृद्धि तथा उसके प्रमुख कारक, उत्तरोत्तर का मतलब लगातार वृद्धि होती जा रही है, इसी की तो चर्चा कर रहे थे हम आप। इसमें देखिए दिया है, वर्तमान काल में मानव जनसंख्या की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए पुरातन कारकों को भी कम जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जिसमें अनेक सामाजिक आर्थिक कारक, भौगोलिक कारक सम्मिलित। यानी जनसंख्या के लिए कुछ ऐसे भी कारक हैं जो सामाजिक हैं या भौतिक हैं, ठीक है, तो वह भी जिम्मेदार है। वहीं देखिएगा, अनेक सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के बंधनों में बधी जनसंख्या को रूढ़िवादिता, धार्मिक बंधन, संयुक्त परिवार, अंधविश्वास आदि अनेक जटिल समस्याओं में विकृत किया हुआ है। यानी ये सारी समस्याएं समाज में आपके व्याप्त हो जा रही हैं। देखिए, जैसे रूढ़िवादिता की चर्चा आपसे हुई है ना, धार्मिक बंधन भी आपको बताए गए। धर्म की वजह से बहुत लोग क्या करते हैं, नसबंदी आदि से भागते हैं, नहीं कराते हैं। वहीं देखिए, संयुक्त परिवार की स्थिति हो जाती है तो वहाँ भी संयुक्त परिवार के बेसिस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। अंधविश्वास कुछ दिमाग में आपके चलने लगते हैं, कुछ अंधविश्वास आप रख लेते हैं, उसके चक्कर में आप इस चीज़ों को नहीं ध्यान देते हैं। तो जो उत्तरोत्तर वृद्धि है जनसंख्या की वो होती रहती है। वहीं देखिए, वर्तमान में जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि का वैज्ञानिक कारण भी है। अभूतपूर्व वैज्ञानिक प्रगति व खोजों के द्वारा अकाल, महामारी, प्राकृतिक प्रकोपों आदि से विपत्तियों पर मनुष्यों की काफी हद तक विजय प्राप्त कर ली है। अतः मृत्यु दर क्या है, घट गई है, और जन्म दर बढ़ गई। जबकि दूसरी ओर जन्म दर क्या बता रहा है, बढ़ी। तो आप देख रहे हैं कि मृत्यु दर तो घट गई है लेकिन जन्म दर बढ़ गई है। पिछले कुछ दशकों से पहले ज़्यादा जन्म दर नहीं थी लेकिन मृत्यु दर भी ठीक ठाक थी, जिसकी वजह से लोग बैलेंस में थे। तो हमारे यहाँ बोलने का इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ इतने मतलब है मेरे बच्चों कि समाज या नेचर, समाज में जितने भी प्राणी हैं या कोई भी जीव है उसको नेचर क्या करता है, बैलेंस करता है। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है, इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो यहाँ इन्होंने लगातार वृद्धि को भी यहाँ पॉइंट आउट किया है, आपको समझना है। शब्द अच्छे बहुत लिए गए हैं, मैं बार बार इस बात को कहूँगा, और आप इसको पढ़ेंगे लिखेंगे तो निश्चित है ये बहुत अच्छे अंक आप प्राप्त करेंगे। बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो इस पे चर्चा करनी है। अब कुछ ये हैं, यहाँ दिया गया जनन क्षमता को सीमित रखने के उपाय। पहला ही है क्या, परिवार नियोजन। अब जो जनसंख्या है उसको सीमित कैसे रखना है, इसकी चर्चा यहां की गई है। परिवार नियोजन के लिए दिया गया है क्या, देखिए, जनसंख्या वृद्धि दुष्प्रभावों से बचने के लिए अपनी जनन क्षमता को सीमित रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए गर्भ निरोधकों, जिसे आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं, का सहारा लेकर के भ्रूण के गर्भाशय में रोपण को रोका जाता है। कुछ स्थितियों में अंत में गर्भ समापन का भी सहारा लिया जाता है। भाई, अगर हमने स्टार्टिंग में ही कहा कि अगर बच्चों की आप भरण पोषण नहीं कर सकते, शिक्षा दीक्षा नहीं दे सकते, तो क्या जरूरत है ऐसे बच्चों की, क्या करेंगे इनका? वो समाज में कहीं ना कहीं कमी ही लाएंगे, आपका भी सम्मान प्रभावित होगा।
तो इससे अच्छा है कि आपके पास बच्चों की संख्या सीमित हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, आप जो है जो सीमित करने के उपाय हैं उनका उपयोग करें, साथ ही साथ परिवार नियोजन उसी के द्वारा आपका कंप्लीट हो पाएगा। परिवार नियोजन का मतलब है जितने आपके पास ज़रूरतें हैं उसके आधार पर वन फैमिली के बेसिस पे 2 बच्चे बहुत, एक लड़का एक लड़की, ठीक है, हम 2 हमारे 2 वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर डेवलप होता है, कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ की इसके बेसिस पे जॉब बाधित कर दी गई है, कहीं कहीं ऐसा भी बताया गया है कि जो जनसंख्या है उस पर गवर्नमेंट ने रोक लगा रखी है कि 1 ही बच्चा होगा या 2 ही बच्चे होंगे, है ना। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं मायने रख रही हैं, गवर्नमेंटेड रूप से भी कुछ चीज़ें की जा रही। भारत में थोड़ा सा इस तरह की बद्धता नहीं है जिसका दुष्प्रभाव दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, कभी कभी स्त्री की कुछ विशेष संरचनात्मक एवं क्रियात्मक स्थिति के कारण स्वतः गर्भपात हो जाता है, किंतु आजकल परिवार को सीमित रखने के लिए प्रेरित गर्भ समापन, गर्भपात, गर्भता का चिकित्सीय समापन। अब प्रेरित गर्भपात का मतलब होता है कि समझा बुझा करके अगर बच्चे सीमित रखना है तो समझा बुझा करके प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो उसको अवॉइड करना, समाप्त कर देना। तो सर्वगर्भता का चिकित्सीय समापन क्या है, EMTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी किया जाता है। इसके लिए अधिकतम 3 माह की आयु के पहले ही भ्रूण को वैक्यूम पंप द्वारा गर्भाशय से खींचकर निकाल लिया जाता है। तो यहाँ देखिएगा, 3 महीने का बच्चा अगर है, गर्भ में प्रेगनेंसी है, तो बच्चे को क्या किया जा सकता है, एक तरह से वैक्यूम ट्यूब की सहायता से बाहर बॉडी से किया जा सकता है, जिसे आप क्या कहते हैं, अबॉर्शन, ठीक है। कुछ रसायनों द्वारा प्लेसेंटा को नष्ट कर दिया जाता है या फिर शल्य चिकित्सा द्वारा भ्रूण को निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें की जाती हैं। वहीं देखिए, माइफप्रिस्टोन RU 486 नामक औषधि गर्भाशय की दीवार में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के प्रभाव को समाप्त करके एंडोमेट्रियम के खंडन को प्रेरित करता है। यानी यह एक ऐसी दवा है, आपको बताए थे कि गर्भाशय में यहाँ बच्चा जब व्यवस्थित हो जाता है या फिर इस वाले हिस्से व्यवस्थित हो जाता है तो आप देखेंगे कि इस वाले हिस्से को, ये जो लेयर है एंडोमेट्रियम कहते हैं, इसको तोड़ देती है हार्मोन्स के प्रभाव से ये दवा। तो ये यहाँ बच्चे का जो डेवलप हो रहा है वो जो है रह नहीं पाता, फिर वो मूव आउट कर जाता है नीचे की तरफ, या कह दे बॉडी से बाहर चला जाता है, यानी अबॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनके बेसिस पे आप जो है नियोजन का काम कर सकते हैं और बच्चों की संख्या जो है वह सीमित रख सकते हैं, जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। आगे दिया है ऐसे रोग या रोग संक्रमण जो सहवाद संभोग के माध्यम से संचरित होते हैं, यौन संचरित या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको आप STDs कहते हैं, STDs, है ना, स्टडी, ठीक है, अथवा रजित रोग भी कहते हैं, यानी वेनरल डिजीज, VDS। ये नहीं मिलता है आपको, इसको याद रखिएगा, VDS डिजीज कभी आपके क्वेश्चन में आ जाएगा। आगे दिया है जनन मार्ग संक्रमण, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, यानी RTIS कहलाते हैं। यानी जनन मार्ग में अगर कोई संक्रमण हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, शॉर्ट फॉर्म ये है, याद रखेंगे आप, याद रखेंगे VDS को, फिर याद रखेंगे क्या, RTIS, है ना, VDS यानी वेनरल डिजीजेज। ऐसे अनेक भयंकर रोग होते हैं जैसे सुजाक, गोनेरिया जिसे कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, देखिए हो गई तो आपके लिए एक बड़ी समस्या है और अगले को भी आप ट्रांसमिट करेंगे। आगे दिया है फीमेल बॉडी में होता ही सिफाइलिस, यह भी वही है,
फीमेल बॉडी में होने वाला। जननिक हर्पिस, हर्पिस आप जानते हैं, ये जननिक हर्पिस होता है। क्लेमाइडिया, क्लेमाइडियोसिस, लैंगिक मत्स्य, वर्ट, छोटे छोटे दाने जैसी संरचना बन जाती है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के आसपास। वहीं दिया है हेपेटाइटिस बी तथा HIV, ये ऐसे रोग हैं। वहीं देखिए हेपेटाइटिस बी भी एक समस्या है ना, ट्रांसमिटेड होगा। तो यह यौन संचरित रोग के अंतर्गत आता है मेरे बच्चों। यहाँ आप इस चीज़ों को ध्यान रखिए। तो यहाँ यौन संबंध अगर किसी से स्थापित भी हो रहा है तो स्वस्थ यौन संबंध होना जरूरी है, अन्यथा इस तरह की बीमारियां भी संक्रमित होकर के आपके समाज को दूषित करेंगे और आपको डिजीज काज कर जाएंगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एड्स इसी के परिवेश से हो जाता है। हालांकि जो सिरिंज है या ब्लड का लेन देन है और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनके प्रभाव से होता है, लेकिन जब बात आती है एड्स की तो लोग इसी के इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ आपको हर जगह सावधान रहना है। यहाँ देखिएगा, यौन संचरित रोगों से बचाव, अब हम बचेंगे कैसे? इसी संदर्भ में भारत सहित विश्व भर में 1 दिसंबर को विश्व एड्स निरोध दिवस मनाया जाता है, ताकि आप जो है अवेयर हों, जागरूक हों। इन रोगों से बचाव के प्रमुख उपाय के रूप में जनमन, समाज में जागरूकता उत्पन्न करना आवश्यक है। यानी सामाजिक रूप से ज्ञान प्राप्त हो, उसी का एक यह तरीका है कि सिलेबस में शामिल करके आपको जानकारी दी जा रही है मेरे बच्चों, ताकि भविष्य में एक आप अच्छे समाज का निर्माण करें। विश्व भर में मानव समाज में अनेकों जोड़े संतान उत्पन्न करने में असमर्थता होते हैं या सक्षम नहीं होते। भारतवर्ष में भी ऐसे जोड़ों की कमी नहीं है। इसे हम बंधता या इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी कहते हैं। बद्धता अनेक कारणों से हो सकता है, जो दंपति के पुरुष अथवा स्त्री या दोनों पर लागू हो सकता है। इसका क्या मतलब? देखिए मेरे बच्चों, यहां आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कुछ डिजीज की बात की गई। वो जो डिजीज है आपने देखा कि गोनेरिया है, सिफाइलिस है, जर्निक हर्पीज है, क्लेमाइडोसिस है, लैंगिक मत्स्य है, हेपेटाइटिस बी है, HIV है। हालांकि हेपेटाइटिस बी आपने सुना होगा, लेकिन यह नहीं समझे होंगे कभी कि यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी हो सकता है, लेकिन बच्चों होता है। इससे भी आपको क्या करते हैं, बचाव के लिए इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि यहाँ आपको बताई जा रही है। आगे बढ़ेंगे। अब जिनके पास बच्चे उत्पन्न नहीं हो रहे हैं किसी भी कारण से, उनको आप क्या कहते हैं, बंधता के बेसिस पे या इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी के बेसिस पे आप जानते हैं। उसके लिए एक IVF टेक्निक का उपयोग किया जाता है। आप डॉक्टरों जो मेडिकल से संबंधित हैं या फिर कहते हैं महिला जो डॉक्टर्स हैं इससे संबंधित बच्चों आदि से, वहाँ आप देखेंगे IVF लिखा हुआ बहुत जगह मिलता है। जो अच्छे सेंटर हैं, डॉक्टर्स के हॉस्पिटल्स हैं, उसका क्या मतलब होता है, यहाँ फुल फॉर्म दिया गया है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या है मेरे बच्चों? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका क्या मतलब मेरे बच्चों? जिसे आप टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर मेल और फीमेल गैमीट को फ्यूज करा के फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। उसके बाद उसी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है मदर के गर्भ में, यूट्रस में, और वह बच्चा डेवलप करने लगता है। यह स्थिति तब आती है जब मेल और फीमेल का जो गैमीट्स हैं वो आपस में फ्यूज होने की किसी भी दशा में असमर्थता पेशित करते हैं। इसकी जानकारी भी डॉक्टर ही दे सकता है। तो कहने का मतलब वही एक समाज है जिनके पास बच्चों की संख्या अनलिमिटेड होती जा रही है, जब संख्या ज़्यादा है, और वहीं कुछ ऐसे समाज में भी लोग हैं जिनके पास बच्चे ही कोई नहीं है स्टेरिलिटी की वजह से। तो ये जो बैलेंसिंग है वह कैसे हो सकती है, यह आपको निर्धारित करना है और आपको समझना है। चलते हैं मेरे बच्चों। टेस्ट ट्यूब बेबी तो आप जानते ही होंगे, मैंने जो बताया इसको बार बार देख लीजिएगा। इस तरह से दोस्तों आप देखेंगे यह जो टॉपिक था बहुत महत्वपूर्ण था। तीसरा चैप्टर एक समरी के रूप में हमने आपको
यहाँ दिया और उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।